हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देखिए। सो आपके सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी में एडमिशन लेना है। उसी के साथ साथ चलिए इस वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो एग्जाम आता है उसी को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई कर आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आपके जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट पर आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। सो टू ज्वाइन अवर कोर्स कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, अनुसंधान क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है कि अनुसंधान की सही परिभाषा, अनुसंधान की सही डेफिनेशन क्या होती है। सो हम हर एक विकल्प को जानेंगे और उसके थ्रू हर एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और विकल्प ए क्या गिवन है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार चीजों को खोजना। अब आप क्या कर रहे हो? बार बार किसी चीज को खोज रहे हो। जैसे आपने क्या करा, एक डिक्शनरी लिया, उसमें किसी एक वर्ड को, किसी एक आपने शब्द को बार बार आप खोज रहे हो। मैंने डिक्शनरी पढ़ी और उसमें मैं एक वर्ड को, एक शब्द को मैं बार बार खोज रही हूँ। सो आप इसे कहोगे कि मैंने अनुसंधान परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, बार बार चीजों को खोजना ये आपके अनुसंधान की परिभाषा नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए आपका इनकरेक्ट और गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन बी देखेंगे, आपका विकल्प बी, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। आप क्या कर रहे हो? आपके पास एक समस्या है, उसको आप, उसका समाधान ढूंढ रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। सो आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पर अनुसंधान परफॉर्म किया, आपने अनुसंधान किया, आपने रिसर्च किया है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मेरे पास एक पर्सन आया है और उसने मुझे कहा है कि मेरी समस्या को आप
मेरी समस्या का आप समाधान बता दो। मतलब उसने एक प्रॉब्लम लेकर आया है मनी से रिलेटेड, उसको कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैंने उसकी समस्या को सॉल्व कर दी, मैंने उसकी समस्या का सोल्यूशन निकाल दिया, मैंने उसकी समस्या का समाधान निकाल दिया। तो आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है, आपकी समस्या तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना हम इसको अनुसंधान नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी समस्या का आप सर्च कर रहे हो, उस समस्या के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, समस्या की सच्चाई को आप खोज रहे हो। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। ओके, अब क्या करें, वैज्ञानिक तरीके से आप किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे रिसर्च कहेंगे, हम उसे अनुसंधान कहेंगे। देखिए, किसी भी अनुसंधान का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीजों को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना, बल्कि किसी भी चीज को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से ही। तो यहाँ पर आपको जो शब्द गिवन है, शब्द जो आपको दिया गया है इस प्रश्न में, वैज्ञानिक तरीका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर गिवन है, हिंट आपको गिवन है कि आप क्या करोगे, रिसर्च में आप आपके अनुसंधान में किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज करोगे, उसका समस्या ढूंढोगे, किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। तो हम उसे कहेंगे, आपकी ये अनुसंधान की परिभाषा हो गई, आपकी ये रिसर्च की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है
और आपके जो कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब? जब उनकी कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है। तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है? All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called. इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्व, उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं? हम फिर से देख लेते हैं, नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है। सो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है, वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ पर? नमूने के सभी स्तर पर। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होगी, जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास, जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम, जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है, जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल, जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से हर एक एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती, जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है, ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं, जो कि है यूनिवर्स। सो याद रखिएगा, यूनिवर्स, जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। सो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सैम्पलिंग फ्रेम
और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है, नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। सो याद रखिएगा, आपकी जो सैंपलिंग होती है मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं इसके दो टाइप होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने
जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर, मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली, मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो रिसर्चर है, मतलब जो शोध करता है, वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा, अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मतलब कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैंपलिंग, देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं इस स्तृतिक प्रतिचयन, देन क्लस्टर सैंपलिंग, जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होते हैं, मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। सो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का, संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी विच इज कोटा सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक टाइप होता है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है, जिसमें आप क्या करते हो और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है, ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी एज, जिनकी वर्ष कितनी है, 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा सैंपलिंग विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है, वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है, अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब
जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, जो गलत ऑप्शन आपको जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है कि आप कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने में अगर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, that is identification of the problem. And thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.